लेमन का टेस्ट खट्टा, सोप लगाते ही हाथ हो जाते हैं स्लिपरी, और जैसे ही एसिडिटी बढ़ती है तुरंत हम इनो या सोडा लेने भागते हैं। ये सारे हैं एसिड बेस रिएक्शन जो डेली लाइफ में हो रहे हैं। इन्हीं रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसिड बेस होते क्या है और वो कितनी सारी रिएक्शंस देते हैं कितने सारे कंपाउंड्स के साथ। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले देख लें एसिड और बेसेस होते क्या हैं। अब डेली लाइफ में जो भी चीजें तुम्हें खाने में खट्टी फील होती है वो सारे एसिड है। जो भी चीजें बिटर मतलब कड़वी फील होती है वो सारे बेसेस होते हैं। क्लियर? सिर्फ यही डेफिनेशन तो काफी नहीं है। ये आया कहाँ से कि एसिड जो है वो खट्टा होगा, बेस कड़वा होगा। ये एंशियंट टाइम में मतलब बहुत बहुत पुराने टाइम में जो केमिस्ट होते थे, अब इतने प्रॉपर केमिकल्स और टूल्स तो थे नहीं, तो वो टेस्ट करके पता लगाते थे कौन सा एसिड है कौन सा बेस। तो इस वजह से टेस्ट के बेसिस पे एसिड और बेस को डिफरेंशिएट किया। लेकिन अब मॉडर्न केमिस्ट्री में हम बहुत ही एक्यूरेसी और इंडिकेटर्स का यूज करके पता लगाते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। कैसे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। राइट? एसिड्स और बेसिस जितने भी है सबकी बहुत आपस में अलग प्रॉपर्टीज होती हैं एक दूसरे से, तो इसीलिए हम इन्हें इजीली क्लासिफाई कर लेते हैं दो ग्रुप्स में ताकि हमें रिएक्शंस को समझने में ईज हो जाए। राइट? तो देखो, सबसे पहली चीज तो हमने टेस्ट में देखी, एसिड्स कैसे होते हैं, सार होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेसिस बिटर मतलब कड़वे होते हैं। राइट? अब दूसरी चीज क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, जो हम बहुत डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, बट छोटा छोटा पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। एसिड और बेस दोनों को मिला दोगे तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है? अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें हम एसिड बेस की, तो इनडाइजेशन जो होता है, इनडाइजेशन मतलब जब आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रहा है, हमें पेट की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेस एसिड बन रहा है आपके स्टमक में जो कि अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो वो एक्सेस जो ज्यादा एसिड बना है उसके असर को खत्म करने के लिए हम कोई सा भी बेस ले लेते हैं जिसे बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड मतलब एंटी एसिड। ठीक है? एसिड का उल्टा काम करने वाला। ठीक है? मतलब कि हम एक बेस लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो इनो वगैरह लेते हो ना, उसमें यही होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है, तो ये एसिड के असर को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है? अब हमने एसिड बेस देख लिया क्या होता है, आगे देखते हैं एसिड और बेस को तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तुम्हें अगर कोई कुछ लाके दे दे सब्सटेंस और पूछे कि यार ये एसिड है कि बेस, तो उसे टेस्ट करके बताओगे? नहीं बताना है, क्योंकि एसिड को टेस्ट कर लिया तो क्या होगा। राइट? तो इसलिए हम इंडिकेटर्स का यूज करके बताते हैं। इंडिकेटर, जैसे गाड़ी में इंडिकेटर क्या काम करता है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है वो साइड बताता है। ठीक है? वैसे ही यहाँ पे इंडिकेटर क्या काम कर रहा है, एसिड है या बेस है वो डिफरेंशिएट करके बता रहा है। राइट? वो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर। नाम से समझ में आ रहा है ये हमें नेचर से कहीं से मिल रहा होगा, हमें इसे बनाना नहीं पड़ रहा है। तो नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो लैब में भी बहुत ज्यादा यूज करते हो। राइट? लिटमस क्या होता है, लाइकन नाम के एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो प्लांट दिख रहा है ना तुम्हें, ये लाइकन है। ठीक है? इससे लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसे यूज किया जाता है एज एन इंडिकेटर। देखो, लिटमस को अगर तुम एसिड में डाल दोगे, ब्लू कलर के लिटमस को, तो वो ब्लू कलर को रेड में बदल देगा। अगर तुमने रेड लिटमस को बेस में डाला तो वो ब्लू में बदल जाएगा। मतलब देखो, तुम्हें पता नहीं अभी कि तुम्हारे पास एसिड है या बेस, तो तुमने क्या किया, ये तुम्हारे पास एसिड या बेस है थोड़ा सा जो तुम्हें पता लगाना है। तुमने सबसे पहले लिया ब्लू लिटमस, उसे डाल के देखा कुछ असर हुआ क्या, अगर कलर चेंज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर तुम दूसरा लिटमस डालोगे, दैट इज रेड लिटमस। अब ये लिटमस जो है ये सोल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन यूजुअली हम लेबोरेटरी में ऐसे पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है? तो तुमने एक पेपर की स्ट्रिप रेड वाली अगर एसिड में डाल दी तो उस स्ट्रिप को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसिड हमेशा लिटमस को कौन से कलर में चेंज करता है, रेड कलर में चेंज करता है।
एसिड हमेशा लिटमस को किस में बदलता है? रेड में बदलता है। अब तुम कोई सा भी लिटमस डाल दो तो रेड में बदलेगा तो पता चलेगा नहीं, इसीलिए ब्लू लिटमस जब रेड में कन्वर्ट होगा तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं बेस। बेस में तुम कोई सा भी लिटमस डाल दो तो वो कौन से कलर में बदल देता है? ब्लू में बदल देता है। बी से बेस, बी से ब्लू, ऐसे याद रखना। ठीक है, बी बेस किस में हमेशा बदल देता है? लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो कोई सा भी लिटमस डालो वो ब्लू में ही बदलेगा। ठीक है, ऐसे याद रखना, एसिड रेड में, बेस ब्लू में, राइट। अब दूसरा नेचुरल इंडिकेटर देखते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी जो होती है येलो कलर की घर में, टर्मरिक एकदम न्यूट्रल मीडियम में है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है उसको, ना एसिड है ना बेस है, तो वो नॉर्मल येलो कलर शो करेगी जो वो करती है। लेकिन अगर हल्दी बेसिक मीडियम में चली गई तो वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, घर में जो खाना बनता है सब में हल्दी यूज होती है, जो भी चीज में हल्दी यूज हो रही है, तो जो यूटेंसिल है, बर्तन है जिसमें खाना बना है, उसमें येलो येलो थोड़ा सा लग जाता है। तो तुम लोग आज करके देखना कि उस बर्तन में थोड़ी सी साबुन लगाना, वो जो बर्तन वाली साबुन होती है वो सोप को थोड़ा सा लगाना, तुरंत तुम्हें जैसे ही तुमने सोप को उसमें टच करवाया तुम्हें उस हल्दी का कलर रेडिश ब्राउन दिखने लगेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करके देखना। हल्दी में जब भी तुम बेस डालोगे, बेस मतलब जैसे साबुन हो गई, सबसे कॉमन बेस जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है, वो डाल के देखोगे तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। इसका मतलब बेस प्रेजेंट है। अभी तो तुम्हें पता है तुमने सोप डाली है तो बेस है, बट कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हल्दी में अगर एसिड पड़ेगा तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा, लेकिन हल्दी में जैसे ही बेस आएगा तो वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो नेचुरल इंडिकेटर तुम्हें याद रखना है। दूसरे आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक नाम से पता चल रहा है सिंथेटिक कैसे होते होंगे, मैन मेड, मतलब हमने बनाए हुए इंडिकेटर। अब सबसे बेसिक एक नाम तुमने सुना होगा, फिनोफ्थिलीन। भले ही अभी तक शायद यूज ना किया हो पर सुना जरूर होगा फिनोफ्थिलीन। ठीक है, फिनोफ्थिलीन क्या होता है? इसको जैसे ही तुमने एसिड में डाला तो ये कलरलेस होगा, और अगर इसको तुमने बेस में डाला तो ये पिंक हो जाएगा। फिनोफ्थिलीन एसिड में कैसा होता है? कलरलेस, और बेस में डालोगे तो पिंक हो जाएगा। कैसे याद रख सकते हो? ऐसे, पीबीपी, फिनोफ्थिलीन बेस में पिंक हो जाता है, राइट। और क्योंकि बेस में पिंक होता है तो एसिड में ऑब्वियसली क्या होगा? उल्टा होगा, मतलब कलरलेस होगा। ठीक है, या ऐसे और भी याद रख सकते हो, पी ए सी, पीएसी, पीबीपी। फिनोफ्थिलीन एसिड में कलरलेस, फिनोफ्थिलीन बेस में पिंक, राइट। दूसरा देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज, इसके नाम में ही तुम्हें ऑरेंज दिख रहा है, ठीक है, तो ये कुछ ऑरेंज कलर का होता होगा, राइट। जैसे कि ये, दिस इज योर फिनोफ्थिलीन कलर, दिस इज योर मिथाइल ऑरेंज कलर, राइट। तो अगर मिथाइल ऑरेंज को तुमने एसिड में डाल दिया तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में। अगर उसमें तुमने बेस डाल दिया तो कौन सा कलर दिखेगा तुम्हें? येलो कलर दिखेगा। ठीक, इसको भी तुम ऐसे निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो, राइट। तीसरे टाइप के इंडिकेटर है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब खुशबू से या स्मेल से बताने वाले कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, अब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस में मिलने के बाद अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं, ओडर को चेंज कर देते हैं। स्मेल को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? ओडर बोलते हैं, राइट। तो अगर ओडर को चेंज कर रहे हैं तो वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ठीक है, सबसे बेसिक अनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल। क्लोव मतलब लौंग, लौंग का जो तेल होता है वो भी इंडिकेटर की तरह यूज होता है। अब देखो, अगर इन इंडिकेटर्स को तुम एसिड में डालोगे तो जो ओडर आ रही होगी, इनमें से खुशबू आ रही होगी, वो वैसी की वैसी आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर इन इंडिकेटर्स को तुमने बेस में डाल दिया तो बेस क्या करता है? इन इंडिकेटर्स की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो तुम्हें जो, जैसे क्लोव ऑयल, तुम्हें लौंग की जो स्मेल आती है वो चेंज हो जाएगी अब जैसे ही बेस में तुम इसको डालोगे, राइट। तो क्या हुआ? बेस में स्मेल चेंज, एसिड में एज इट इज रहेगा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, राइट। तो ये तीन टाइप के इंडिकेटर्स थे। एक कौन सा था? नेचुरल, जिसमें लिटमस और टर्मरिक था। एक सिंथेटिक, जिसमें मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन और भी बहुत सारे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्लोव ऑयल, अनियन, वनीला एसेंस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हो गए। अब एसिड और बेसिस
रिएक्शन क्यों देते हैं, जो अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं इनका कारण क्या है। सबसे बेसिक कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट, एसिड जो है उसे अगर तुमने पानी में डाला तो वो H प्लस आयन देगा, बेस को वाटर में डालोगे तो OH नेगेटिव। कैसे, हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का। HCl एक बहुत नोन एसिड है जो सबको पता है, इसको अगर तुमने पानी में डाल दिया तो ये क्या कर लेगा, H प्लस आयन दे देगा, साथ में और भी चीजें देगा, लेकिन मेन जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो क्या है, H प्लस आयन। ये एसिड क्या कर दिया, ये टूट गया दो पार्ट्स में, H प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब वही एक बेस देख लेते हैं, बहुत ही कॉमन बेस जो हमेशा सुनते हैं, NaOH। इसको तुमने अगर पानी में डाला तो ये कैसे टूटेगा, Na अलग OH अलग, तो तुम्हें OH नेगेटिव आयन मिल जाएगा, मतलब Na प्लस में बन गया, OH माइनस में बन गया। ठीक है, तो एसिड क्या देता है, H प्लस पॉजिटिव आयन, और बेस क्या देता है, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और ये क्या ऐसे ही दे देता है रखे रखे, नहीं, जब तुम इसे पानी में डालोगे, मतलब जब भी इसका एक्वस सोल्यूशन होगा, एक्वस मतलब कोई भी चीज को पानी में मिला देना, तभी ये जाके आयंस देगा। इन्हें क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव को, पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, केट आयन, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, एन आयन। ठीक है, तो ये जो आयंस बने हैं ना, यही सारी रिएक्शंस को करवाने में मदद करते हैं। इन आयंस की वजह से तुम्हें क्या दिखता है, इंडिकेटर का कलर चेंज होता हुआ दिखता है। वो जो इंडिकेटर्स है ना, उनमें ये वाले आयंस गए, इनने रिएक्ट किया और कलर चेंज तुम्हें दिख गया, राइट। न्यूट्रलाइजेशन इन्हीं आयंस की वजह से होता है। कैसे, अभी बताया था ना, न्यूट्रल होके ऐसा कंपाउंड देता है जो ना एसिड है ना बेस। तो इस H प्लस और इस OH माइनस को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, HOH। मतलब यही क्या होता है, इसको रीअरेंज करके लिखो, H2O, वाटर बन जाएगा जो कि न्यूट्रल होता है, राइट। गैस इवोल्यूशन, इन आयंस की वजह से तुम्हें गैस इवॉल्व निकलती हुई दिखेगी किन्हीं रिएक्शंस में से। कंडक्टिविटी, कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना। तो जैसे ही सोल्यूशन में ये वाले आयंस गए, सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, आयंस की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव मोबाइल चार्ज घूमता रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो वो इन्हीं आयंस की वजह से कंडक्ट करवा पा रहे हैं, राइट। तो अब इन आयंस की वजह से जो जो रिएक्शन हो रही है वो सारी हम देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा। देखो, मेटल और एसिड को साथ में रिएक्ट करवाया तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड और मेटल को रिएक्ट करवाया तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। कैसे बनेगा ये देखते हैं तो समझ में आएगा। कोई सा भी मेटल एक कॉमन सा उठा लो, जिंक मेटल, उसको HCl, सबसे कॉमन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसके साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक क्लोराइड जो एक सॉल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब ये हुआ कैसे, देखो ये HCl है, ये कैसे ब्रेक होगा, HCl, ये ऐसे ब्रेक होगा। तो H ने क्या बना लिया, पॉजिटिव आयन बना लिया, और क्लोरीन ने क्या बनाया, नेगेटिव। भाई एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव तो होगा ही होगा, और क्लोरीन हमेशा नेगेटिव होता है। वो जो फ्लोरीन वाली सीरीज है ना, वो हमेशा नेगेटिव होती है पीरियोडिक टेबल में, तो ये क्लोरीन नेगेटिव निकल गया। अब इस जिंक ने, जिंक क्या होता है, मेटल होता है, और मेटल्स हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मेटल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को देखा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इन दोनों ने मिलके एक कंपाउंड बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया अपने बीच में, ZnCl2। क्योंकि एक जिंक अपने आसपास दो एटम्स को रख सकता है, उसकी वैलेंसी 2 है, तो इसलिए उसने 2 क्लोरीन रखे, ठीक है। अगर सोडियम होता तो क्या रखता, NaCl, सिर्फ एक क्लोरीन रखता, क्योंकि वो अपने आसपास सिर्फ एक एटम को रख सकता है, ठीक है। तो यहां से ZnCl2 बना, और अब ये बची हुई क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तुम्हें लग रहा है यहाँ पे Cl2 कैसे आ गया, देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन थे ना, 2 क्लोरीन के साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ भी है, और H2, 2 हाइड्रोजन भी थे, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है। अब जब भी गैस इवॉल्व होती है रिएक्शन में से, तो वो बबल्स बना के निकलती है। जैसे कि ये तुम्हारी सोल्यूशन थी, कोई एसिड था जैसे HCl, और तुमने इसमें ये जिंक मेटल डाल दिया, ठीक है। जैसे ही जिंक मेटल डालोगे रिएक्शन होगी, और तुम्हें ऐसे ये बबल्स दिखने लगेंगे इवॉल्व होते हुए, ठीक है। जहां तुम्हें बबल्स दिखे तो तुम समझ जाओगे कि गैस इवॉल्व हो रही है। अब
तुम्हें नहीं पता कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है तो कैसे पता लगाओगे? अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो तुम कैसे पता लगाओगे? ये जो गैस निकली है ना, इसके आगे तुम एक कैंडल लेके आओगे, ठीक है? और उस कैंडल को इस गैस की तरफ पॉइंट कर दोगे, राइट? जैसे ही फ्लेम लगेगी उसे इस गैस पे, तो बहुत तेज पॉप साउंड आएगा। पॉप साउंड आना मतलब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ये रिएक्शन लैब में भी की जाती है। इतनी तेज पॉप साउंड आता है कि पूरे स्कूल में सुनाई आता है, राइट? इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है? तो हमने क्या देखा? एसिड और मेटल जब भी साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देंगे, ठीक है? सिमिलरली बेसिस को अगर हमने मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो सारे बेस रिएक्ट करेंगे क्या? नहीं, सिर्फ कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्शन कर पाते हैं, ठीक है? बेस ने रिएक्ट किया तो उसने भी क्या बनाया? एक कॉम्प्लेक्स बनाया, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। दोनों का एक ही फेनोमेना है। लेकिन अब तुम यहाँ पे देखो ये ब्रेक कैसे हो रहा है। ये उड़ गई और बाकी ये जो पूरी चीज है ये जिंक के साथ लग के कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने। इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है बेसिस के साथ रिएक्शन का, इसलिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं। अब अगर हमने मेटल लिया सोडियम, इसको H2O के साथ रिएक्ट करवाया। H2O कैसा है? एम्फोटेरिक है वाटर, मतलब वो एसिड की तरह भी बिहेव कर लेता है और बेस की तरह भी बिहेव कर लेता है, ठीक है? तो अगर तुमने H2O के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या होगा? ये H2O कैसे टूटता है? HOH, ये ऐसे ब्रेक हुआ और ये जो OH है ये सोडियम के साथ जाके लग गया। OH नेगेटिव है ना और H पॉजिटिव है, तो ये सोडियम के साथ जाके NaOH बना लिया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है? मतलब होल सोल इससे हमें क्या समझ में आया कि बेस जो है वो मेटल्स के साथ यूजुअली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? और सोडियम और पोटेशियम जो है वो विगरसली मतलब बहुत अच्छे से रिएक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए सिर्फ यही रिएक्शन दे पाते हैं मेटल के साथ, ठीक है? और इस रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। तो जब भी तुम सोडियम या पोटेशियम को रिएक्ट करवाओ तो इन मेटल्स को कभी भी हम हाथ से नहीं पकड़ते हैं, हमेशा टोंग की हेल्प से पकड़ते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, इसकी हेल्प से हम पकड़ रहे थे जिंक मेटल को। तो वैसे ही कभी भी रिएक्शन होता है तो इन मेटल्स को हाथ से नहीं टच किया जाता। और ये जो बीकर है या फ्लास्क जिसमें भी तुम रिएक्शन कर रहे हो उसको भी तुम टच करोगे तो वो एकदम हॉट फील होगा, उसमें गर्मी होगी रिएक्शन वाली, ठीक है? हीट जो रिलीज हुई है वो, राइट? अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। अभी तक हमने क्या देखा था? एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ देखा था। अब अगर मेटल कार्बोनेट है तो रिएक्शन कैसा होगा? कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव, ये होता है कार्बोनेट। इस कार्बोनेट के साथ कोई सा भी मेटल लगा है आगे, ठीक है? तो वो बन जाएगा मेटल कार्बोनेट। जब भी इसके साथ रिएक्शन होगा तो तुम्हें सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस मिलेगी। कैसे? अभी देखते हैं। ये है सोडियम कार्बोनेट। देखो ये कार्बोनेट था, 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव को तुम्हें सेटिस्फाई करना है तो तुम 2 पॉजिटिव लगाओगे, तो इसीलिए Na2CO3, ठीक है? सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन तुमने HCl, ये एक एसिड है, इसके साथ करवाया तो क्या बना? NaCl H2O CO2। कैसे बना? देखो ये जो Na है इसने किसके साथ रिएक्शन कर लिया? HCl का जो Cl है इसके साथ रिएक्शन कर लिया Na ने, राइट? और अब ये H बच गया और CO3 बच गया, राइट? तो CO3 जो है वो बहुत स्टेबल नहीं है, कार्बोनेट जैसा हमने अभी देखा था। CO3 इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये CO3 तुरंत ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब भी CO3 तुम्हें कहीं दिख जाए तो तोड़ के तुम्हें क्या बना देना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देना। ये बहुत स्टेबल होती है, राइट? तुमने CO2 बना दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बच गया, ठीक है? यहाँ पे हाइड्रोजन्स बचे हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट वाला ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेंगे। NaCl तो तुम्हारा ऑलरेडी बन ही गया था। क्या हुआ? NaCO3 ब्रेक हुआ, सोडियम ने HCl के क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया, कार्बोनेट जो था CO3 वो ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलके वाटर बना लिया, ठीक है? अब ये जो गैस है इसे तुम, एक गैस निकली है तुम्हें पता चल गया क्योंकि बबल्स दिख गए, लेकिन कौन सी गैस निकली है वो कैसे पता लगाओगे? इस गैस को अगर तुम लाइम वाटर से पास करवाओगे, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
इससे पास करवाओगे तो तुम्हें मिल्की अपीयरेंस दिखेगा, मतलब मिल्क जैसी तुम्हें सोल्यूशन दिखेगा। किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो मिल्की हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट ये है लाइम वाटर वाला। और वहीं हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कौन सा था? उसके पास फ्लेम लेके आओ तो पॉप साउंड आएगा। ये दोनों टेस्ट करके देख लिए, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी गैस बनी है, राइट। अब एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओ। अभी हमने मेटल कार्बोनेट के साथ देखा, CO3 2 नेगेटिव था। हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होगा? सेम होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा होगा। देखो वहां पे 2 Na थे, Na2CO3, ठीक है। अब यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाएगा? Na, एक Na कम हो गया, इसकी जगह पे H लग गया, CO3, ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। इसका रिएक्शन तुमने HCl के साथ करवाया तो क्या हुआ? ये ऐसे टूटेगा, NaCl बन गया, एक आयन इस Na के साथ, NaCl बना लिया। उसके बाद सेम प्रोसीजर है ना, ये CO3 दिख रहा है तुम्हें, जहां भी CO3 दिखता है मैंने क्या बताया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करवा देना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, अब ऑक्सीजन एक बचा है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इनने मिलके वाटर बना लिया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट्स बने हैं, बस मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज हो गया है, राइट। अब इसमें भी क्या होगा? तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी बबल्स एफरवेसेंस के साथ, तो उसको भी तुम कैसे टेस्ट करोगे? लाइम वाटर में डाल के, ठीक है। तो वो मिल्की हो जाएगा, मतलब कि CO2 तुम्हारा प्रेजेंट है, राइट। अब जो एंटासिड्स होते हैं, एंटासिड मतलब मैंने बताया था एंटी एसिड्स, इनमें क्या होता है? बाइकार्बोनेट्स होता है। ये जो अच्छा सोडियम, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट भी है ये, राइट। तो ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये होते हैं एंटासिड में। ये क्या करते हैं? पेट में जो HCl बन रहा है इसको ये न्यूट्रलाइज कर देंगे और CO2 गैस को रिलीज करवा देंगे बॉडी में से, इसीलिए एंटासिड लेते हैं, राइट। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस। बेस का रिएक्शन देखेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। बेस उनके साथ रिएक्शन नहीं देता जिनके साथ अभी एसिड ने रिएक्शन दिया था, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है? एक नॉन मेटल लगा होगा ऑक्सीजन के साथ, ऑब्वियसली वो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गई। जैसे कार्बन, ये एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ लगा है। कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। ये SO2 ये भी सल्फर की ऑक्साइड है। SO3 सल्फर की ऑक्साइड जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, राइट। अब जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कोई भी बेस रिएक्ट करेगा, जैसे NaOH CO2 के साथ रिएक्ट किया, तो वो क्या बना लेगा? Na2CO3 बना लिया और वाटर रिलीज करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी कैसा सिस्टम हुआ? Na ने T और O के साथ सोडियम कार्बोनेट बना लिया और H और OH ने मिलके हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब कि वाटर बना लिया, राइट। जितने भी बेसिस है ना उसके जो रिएक्शंस है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। एसिड के रिएक्शंस बहुत ही इजी हैं क्योंकि बेस बहुत मुश्किल से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, इसीलिए। अब इससे हमें क्या पता चला? नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती है वो एसिडिक होती है। क्यों एसिडिक होती है? क्योंकि ये नॉन मेटल की ऑक्साइड बेस के साथ तो रिएक्शन दे देती हैं, लेकिन एसिड्स के साथ ऐसा रिएक्शन नहीं देती हैं, ठीक है। इसीलिए क्या पता चला हमें? ये खुद ही एसिड होती हैं। एसिड और एसिड मिलके कोई रिएक्शन नहीं कर सकता, एसिड हमेशा बेस के साथ मिलके रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। तो इससे ये पॉइंट प्रूव हो गया कि ये एसिडिक होती है नॉन मेटल ऑक्साइड। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछ लेते हैं ये चीज, राइट। अब जो सी वाटर होता है उसमें अगर CO2 डिजोल्व है तो वो उस पानी को थोड़ा सा एसिडिक बना देती है। और इसीलिए जैसा मैंने बताया था ना कि एसिड जो है वो सारी चीजों के साथ रिएक्शन दे रहा है, मतलब मेटल, मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेस सबके साथ, लेकिन बेसिस नहीं दे पाते हैं रिएक्शन ये वाले, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आते ही हैं, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को ही खत्म कर देना, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें एक बार मारा तो तुम क्या करोगे? तुम भी अपने फ्रेंड को एक चाटा मारोगे। इससे क्या हो गया? दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन हो गया, मतलब चीजें बैलेंस हो गई, अब हिसाब बराबर है। वैसे ही एसिड और बेस अलग अलग तो बहुत सारे रिएक्शंस कर रहे हैं, पर अगर इन्हें हम मिक्स कर देंगे तो ये क्या बना लेंगे? बहुत ही न्यूट्रल कंपाउंड, सॉल्ट और वाटर बना लेंगे। कोई से भी एसिड और बेस को मिलाओ दुनिया की,
तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। जैसे सबसे बेसिक एसिड HCl, सबसे बेसिक बेस NaOH। ये कैसे ब्रेक होंगे? HCl ऐसे ब्रेक होगा, H अलग Cl माइनस अलग, NaOH ऐसे ब्रेक होगा। अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, यहाँ पे सोडियम मेटल है इसलिए पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। तो इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को देखा और इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को देखा, तो क्या बना लिया? NaCl और H2O बना लिया। ठीक है, H2O के आगे हमने लिक्विड लिखा है, NaCl के आगे एक्वस लिखा है। एक्वस का मतलब लिक्विड में डिसॉल्व अगर कोई चीज होती है तो एक्वस लिखते हैं, राइट। न्यूट्रलाइजेशन यूजुअली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सो मतलब बाहर, हीट क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है रिएक्शन के, राइट। अब देखो, एक एसिड था, उसमें तुमने एक बेस मिलाया तो तुम्हें एक न्यूट्रल सॉल्ट मिल गया, प्लस और क्या मिल गया? वाटर मिल गया। ये हो गई तुम्हारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बहुत सारी चीजों में काम आती है। सबसे बेसिक एग्जांपल हमने जो एंटासिड का देखा, वो भी कैसी रिएक्शन है? एसिड को खत्म करने के लिए हमने बेस लिया, तो एसिड और बेस ने मिलकर क्या बना लिया? सॉल्ट बना लिया। ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, राइट। अब हमने आज एसिड और बेसिस के बारे में देखा कि एसिड कैसे होते हैं, सार होते हैं, बेस बिटर होते हैं। इनको चेक करने के लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। और एसिड और बेस रिएक्शंस कैसे देते हैं वो हमने देख लिए। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, you have to crack it and give the answer in comment section. And if you like the video, do like, share and subscribe and press the bell icon. Till then, bye bye.